महात्मा गांधी का स्पष्ट होंदा कि वो दलित विरोधी डिसीजन है जिहड़े उन्होंने दलित विरोधी मरण वर्त भी एक रखा जिथे देश में मरने के लिए तैयार थे। वो कह रहे कि भाई मैं अधिकार इनको नहीं लेने दूंगा चाहे मेरी जान चली जाए। तो इसीलिए गांधी को दलित समाज एक्सेप्ट नहीं कर पाया। बाबा साहब ने तो उस समय कहा कि गांधी जो है वो अनटचेबल्स के सबसे बड़े दुश्मन है। भाई मैं अंग्रेजों से अपने लोगों के लिए फल लेकर आया था, गांधी ने उसका गुट्ठल जो है मेरे लोगों के मुंह पे फेंक के मारा और रस अपने लोगों को पिला दिया। डॉक्टर अंबेडकर स्पैशल राइट्स की गल करते हैं पर महात्मा गांधी नाल दी नाल मरण वर्त ते बैठ जाते हैं। तुहानूं लगदा कि अंबेडकर साहब उत्थे राइट सीगे? जो माहौल गांधी ने हिंसक माहौल पैदा किया, वो अपनी जान देने पे आमादा है। तो डॉक्टर अंबेडकर के खिलाफ, अछूत समाज के खिलाफ पूरा का पूरा देश हो रहा था। तो बाबा साहब को ये डर लगने लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि इसको कुछ हो जाए और मेरा समाज जो अभी पूरी तरीके से बिखरा हुआ है, पूरी तरीके से जो है अनपढ़ है, उसके पास कुछ नहीं है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा आफत आ जाए। गांधी जी भी किते ना किते ये मानते सी कि जिहड़ा दलित समाज दी भलाई नहीं चाह रहे सी। नहीं, ये तो उनका एकदम क्लियर था। उन्होंने कहा कि भाई मुस्लिम्स को मिलता हो मिल जाए, क्रिश्चियंस को मिलता हो मिल जाए, सिखों को मिलता हो, लेकिन शेड्यूल कास्ट को ये हक नहीं मिलना चाहिए। नेता तो बना रहे हैं उनको, लेकिन उनको ताकत नहीं दे रहे हैं। आप उनको MP MLA तो बना रहे हैं, लेकिन उनको निर्णय लेने की ताकत नहीं दे पा रहे। तो जो समस्या 1932 में बाबा साहब समझ रहे थे जिस बात को, वो आज जो कि तो चल रही है उस तरह। पढ़ो, जुड़ो ते संघर्ष करो। डॉक्टर BR अंबेडकर ये नारा दिंदे ने और ये नारा कल्ले दलित समाज दे लिए नहीं हुंदा, सारे समाज नूं उपर उठाउण दा काम करदा है। और उन्हां दा लिखिया होया संविधान जिहदे करके अज असीं थोड़ा बहुत बोल सकदे हां। किसी तरह की भी जिहड़ा पोलीटिकल नैरेटिव होवे देश दे विच, जे सानूं थोड़ी जी कोई आज़ादी अज मिलदी है इस औखे हालातां दे विच भी बोलण दी, तां ओह डॉक्टर BR अंबेडकर दी दूरअंदेशी ही सी, उन्हां दा संविधान ही सी जिहड़ा इस दे लायक सानूं बनाउंदा ते असीं अपनी आवाज़ है जिहड़ी ओह चक सकदे हां। दलित मूवमेंट कित्थे जे खड़ी है पूरे देश दे विच और पंजाब दे विच इसदा की संदर्भ है, इस सारे बारे आपां चर्चा करांगे। और अज भी इन्ने सालां बाद संविधान लागू होण तो बाद भी दलित समाज दे नाल देश भर दे विच वितकरे दीयां घटनावां ने जिहड़ियां ओह सामने आउंदियां ने, तां इह कदों क जाके रुकणगीਆਂ। मेरा नाम मनप्रीत सिंह है, तुसीं खबर वाले TV देख रहे हो ते साडे नाल अज इस चर्चा दे विच शामिल होणगे दिल्ली यूनीवर्सिटी तो प्रोफैसर राज कुमार। सर तुहाडा स्वागत है जी। धन्यवाद सर। तुसीं पंजाबी समझ लोगे? थोड़े बहुत समझ सकता हूँ, पूरा नहीं समझ पाऊंगा। बीच बीच में हिंदी शब्द इस्तेमाल करने पड़ेंगे आपको। दिल्ली यूनीवर्सिटी का जिक्र आया सर, किन्ने के समय तो पढ़ा रहे हो तुसीं एकेडमिक्स दे नाल? अब तो लगभग 30 साल मुझे हो रहे हैं। 30 साल तक? हाँ, 98 मतलब 96 में स्टार्ट किया था, तो लगभग 30 साल हो रहे हैं। ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਂਦਾ ਜੀ, ਚੁਣਿੰਦਾ। मेरा जो कॉलेज है वो सरदार दयाल सिंह मजीठिया, जो एक पुराने वो रहे हैं, उन्होंने नाम से कॉलेज है, दयाल सिंह कॉलेज। तो पंजाबी के भी काफ़ी साथी रहते हैं, उनके साथ अपना बातचीत होती है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, जैसे मैंने बताया कि हम दलित मूवमेंट से शुरू करेंगे कि आज भी आवाज़ चुकनी पै रही है लोगों को, क्योंकि किते ना किते सोसाइटी दे विच हजे भी डिस्क्रिमिनेट है। हालांकि ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੂਰਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਦੂਜਾ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ दूसरी साइड भी नजर आती है। देखिए, डिस्क्रिमिनेशन का रूप बदला है। ये हो सकता है कि पिछले 70-75 साल के अंदर, क्योंकि जीवन का स्तर सबका बेहतर हुआ है, थोड़ा खाने पीने की सुविधाएं बढ़ी हैं, तो इसलिए जो जाति के शिकार लोग हैं, चाहे वो SC ST हैं या इवन OBC हैं, उनकी भी जीवन में थोड़ा सुधार आया है और शिक्षा पे ध्यान दिया है लोगों ने। कुछ सरकारी सुविधाएं या फिर संविधान में जो सुरक्षाएं मिली हैं उनका प्रभाव पड़ा है। लेकिन ओवरऑल देश के अंदर एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है, बहुत बड़े से मतलब ये है कि 70-75% कम से कम ऐसा आम भारतीय है जिसके रोजी रोटी का कोई ठीक से संसाधन जुगाड़ उसका नहीं कर पा रहा है। इसलिए वो गांव में बहुत ज़्यादा त्रस्त है। शहरों में फिर किसी तरीके से अपनी मजदूरी करने के लिए आता है या और कोई फैक्ट्री वगैरह में आता है, तो वहाँ पे भी उसको बिल्कुल एक घेटों में रहना पड़ता है। जिस तरीके झुग्गी झोंपड़ियाँ हैं उस तरह की जगहों पर रहना पड़ा, तो बहुत मुश्किल है। भारत दो तरह का बनता जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। कहते हैं कि इंडिया हो रहा है तो भारत कुछ। हाँ, एकदम उसी तरह, क्योंकि भाई अगर 10% लोग जो हैं उनके पास जीवन की लगभग हर सुविधा है, लेकिन 90% में से
80% तो ऐसे हैं जो किसी तरीके से खा पी रहे हैं, किसी तरीके से मतलब अगर वो पढ़ाई भी कर रहे हैं, उनके बच्चे भी पढ़ाई कर रहे हैं तो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं जहाँ पे शिक्षक नहीं है, जहाँ पे बैठने की सुविधा नहीं है, लड़कियों को मतलब किसी तरह की टॉयलेट्स की सुविधाएं नहीं है। तो ये सारी चीज़ें कुल मिला के ऐसा कर रही हैं कि सरकारें खुद इस बात को कई बार कहती हैं कि हमारे इवन जो ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं इंडिया में, बहुत सारे जो गाँव में या छोटे कस्बों के या और छोटे शहरों में जो कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, वहाँ से जो निकल रहे हैं, वो 2/3 ग्रेजुएट्स जो हैं वो अनएम्प्लॉयबल हैं, मतलब किसी काम के ही नहीं है, रोजगार ही रोजगार ही नहीं है उनके पास किसी तरह का, उस तरीके से पढ़ाया नहीं जा रहा। तो आप जब शिक्षा इस तरह की दे रहे हैं कि भाई एक बंदा ग्रेजुएशन करने के बाद भी कुछ नहीं कर पा रहा, मजदूरी करनी, उसे 10-12-15 हज़ार रुपए की ही मजदूरी करनी है, और दूसरा एक तबका ऐसा है कि जिसके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, वो चाहे तो अपने बच्चों को 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख रुपए साल के खर्च करके बढ़िया से बढ़िया शिक्षा देश में या विदेश में दिला रहा। तो ये 2 धाराएं देश के अंदर साथ साथ बह रही हैं। इसमें सबसे ज़्यादा जो नुकसान है, सबसे ज़्यादा परेशानी है, वो देश की 2 वर्ग, खासतौर पर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स, उनको सबसे ज़्यादा झेलना पड़ रहा है, क्योंकि उनका गरीबी ਦਾ ਫਰਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। हाँ ਇੱਕ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹੀ ਕਿ 2-3% ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ ਸਾਰੇ ਰਿਸੋਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। या ये बहुत बहुत बड़ा मतलब सरकार, अब तो अभी पीछे एक ऐसी रिसर्च आई थी जो बता रही थी कि 1920-22 में जो भेद था अमीर और गरीब में, वो अब 2022 में ज़्यादा हो गया है। अच्छा, 100 साल बाद ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਆ ਗਏ। पीछे आ गए हैं, मतलब दुनिया में ऐसा हो रहा है कि भाई गरीबी का अंतर कम हो रहा है। कुछ लोग अमीर हैं, कुछ लोग गरीब हैं, लेकिन दोनों के अंतर कम हो रहे हैं। हमारे यहाँ ये अंतर बढ़ता जा रहा है। जो सबसे गरीब है उसके पास कुछ भी नहीं है, और जो सबसे अमीर है उसके पास सब कुछ है। इसमें भी लेकिन जाति का भी मैटर है, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा गरीब हैं वो ज़्यादातर जाति के शिकार लोग हैं, जिनको पहले से पढ़ने लिखने नहीं दिया गया था, जिनको रोजगार नहीं करने दिया गया था, और जिनको मान सम्मान से नहीं रहने दिया गया था। इसलिए देश की आज़ादी के बाद भी बहुत बड़े स्तर पे उनमें परिवर्तन नहीं आया। हालांकि उनमें भी 2, 4, 5, 10% जो हैं लोग आगे बढ़े हैं। बाबा साहब जैसे आंदोलन या उनके जो और सामाजिक आंदोलन हुए, उनकी वजह से कुछ जगह फ़र्क ज़रूर पड़ा। लोगों ने अपने आप को जो है मजबूती से सामने रखा, लेकिन वो बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं है। अभी तो देश का 2/3 व्यक्ति किसी तरीके से जीवन बसर कर रहा है बस। आज भी फिर इस मॉडर्न टाइम्स में हम बैठे हैं, बट ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਉਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਤ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਕੌਣ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। डॉक्टर अंबेडकर इस चीज़ को कहते हैं कि देश जो है, ये देश मानसिक रूप से पागल है, मेंटल असाइलम है। आप कितने भी गरीब हैं, लेकिन आपकी जाति अगर तथाकथित रूप से ऊपर की तरफ है तो आपका सम्मान हो रहा है। आप कितने भी अच्छे शिक्षा ली हुई है, अच्छा रहन सहन है, ज्ञानवान है, लेकिन जाति आपकी अगर वंचित समाज से हैं तो आपका जो है वहाँ पे निरादर हो रहा है। डॉक्टर अंबेडकर का उदाहरण सिर्फ पुराना उदाहरण नहीं है, आज भी ऐसे बहुत सारे केसेस आपको मिलते हैं। कम से कम 50,000 घटनाएं होती हैं जाति के अत्याचार की भारत के अंदर, सिर्फ शेड्यूल कास्ट के अंदर 50,000 औसत, और ये वो हैं जो रजिस्टर्ड हो रही हैं। तो समस्या तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से बनी हुई है। रिकॉर्ड तो आता ही बहुत, हाँ, वो मतलब ये है कि काफ़ी कम है उस तरीके से अगर देखा जाए बहुत सारे, और जो ये रिकॉर्ड घटनाएं होती भी हैं उसके बाद इनमें जो अपराधी हैं उनको सज़ा बहुत कम मिलती है। क्योंकि अपराध करने वाले लोग जो हैं वही हैं जिनका अच्छा रसूख है, जिनकी सरकार में पैठ है, जिनके पास अच्छे पैसे हैं। तो कई बार तो जमानत पर रिहा होने के बाद दोबारा से वो बदतमीजियाँ करते हैं, दोबारा से अत्याचार करते हैं, चाहे रेप के केसेस हों, चाहे मर्डर के केसेस हों, या और दूसरे अत्याचारों के केसेस हों। वो केसेस जो हैं कई बार रिपीट हो जा रहे हैं सेम व्यक्ति के द्वारा, क्योंकि वो अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸੂਖਵਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਉਨਤੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਆ ਸਕਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੀਨ ਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲੜਾਕੂ ਤੇ ਯੋਧਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਤੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਾਣ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਹਰ ਵਕਤ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਸਟਿਸ ਆ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਉਹ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ नहीं बन सका? हाँ, वो नहीं बन पा रहा है, अभी तक नहीं बन पाया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो जिनको खास तौर पे पिछले 75 साल में संविधान
ने जो ताकत दी है, अपनी वो राजनीतिक ताकत का इस्तेमाल करते हुए, वोट का इस्तेमाल करते हुए, शिक्षा का इस्तेमाल करते हुए वो अपनी स्थिति को सुधार सकते हैं। और जब मैंने कहा कि भाई कम से कम 10% तो ऐसे शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स आपको मिल जाएंगे जो बहुत सम्मानजनक जीवन जी रहे हैं जी हैं, तो बाकी लोग भी इस काम को कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए बस यही है कि जो हमारी सरकार की पॉलिसीज़ हैं, जो संविधान के प्रावधान हैं, उनको सही से लागू किया जाए। जैसे कि आप जानते हैं कि भाई सरकार ने कहा है कि सब लोगों को शिक्षा देनी है, 14 साल तक के उम्र का कोई बच्चा, सब उसको एजुकेशन आपको देनी है, कंपलसरी है। लेकिन सिर्फ स्कूल में बच्चे को बैठा के उससे नाम लिखवा लेना ही शिक्षा नहीं है। आपको जो है गुणात्मक शिक्षा देनी पड़ेगी। आपको इस तरह की शिक्षा देनी पड़ेगी कि दुनिया के किसी भी देश के व्यक्ति से जाके वो अपने को कॉम्पीट कर सके, नैतिक तौर पे और उसका अपना व्यक्तित्व का विकास हो सके। ये नहीं है कि भैया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर बन गए लेकिन जातिवाद को छोड़ नहीं रहे हैं। आप जो है कहीं आईएएस ऑफिसर बन गए लेकिन जातिवाद को नहीं छोड़ रहे हैं, जज बन गए जातिवाद को नहीं छोड़ रहे हैं, तो फिर आपकी वो शिक्षा नहीं है। आपकी शिक्षा जो है एक षड्यंत्र है, जिसको डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं कि पढ़ा लिखा व्यक्ति जिसके अंदर जातिवाद है, पढ़ा लिखा व्यक्ति जो समानता की बात नहीं करता है, जो समतामूलक समाज की बात नहीं करता, वो एक जंगली जानवर से भी विभत्स है, उससे भी बदतर है। अच्छा सर, ਇਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹ ਸੈਟਅਪ ਬਣਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਇੱਕ ਸਦੀ ਚ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਲੱਗਿਆ ਹੋਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਖੋਜ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਈਆਂ? ਛੂਆ-ਛਾਤ ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ ਜੀ? देखिए ये बात सही है कि ये काफ़ी लंबे समय से चल रहा है, लेकिन इसको मैं ये भी कहूँगा कि बहुत ज़्यादा इसमें दुष्प्रचार भी है। आपने अगर सुना हो मेरी, आज जो मैं बात कर रहा था कि भाई 13वीं शताब्दी तक तो देखते हैं कि आपके बड़े-बड़े यहाँ पे साम्राज्य थे, बौद्ध साम्राज्य थे, बड़े-बड़े विश्वविद्यालय थे जो आप ही ने बनाए हैं। लेकिन फिर हम इसको कई बार उत्साह में कहने लगते हैं कि दसियों हज़ार साल से जातिवाद चल रहा है। दसियों हज़ार से नहीं चल रहा है। ये सारा कुछ जो हुआ है ये पिछले 400-500 साल के अंदर ही हुआ है, जब यहाँ पे खास तौर पे जो बौद्ध समाज था उनका जो शासन समाप्त हुआ, उसके बाद से शिक्षण संस्थाएं समाप्त हुई हैं। और चाहे वो मुगलों का टाइम रहा हो, चाहे खास तौर पे मुगलों का टाइम रहा हो, तब तो यहाँ पे शिक्षण संस्थाएं थे ही नहीं, किसी की भी नहीं थी। अंग्रेजों के समय पे आए, अंग्रेजों ने अपनी शिक्षण संस्थाएं बनाई, तो उसमें कुछ समूह जो है बहुत तेज़ी से आगे चले गए। उन्होंने अपने आप को जो है इंग्लिश एजुकेशन, इंग्लिश कल्चर में अडॉप्ट कर लिया, और फिर जैसे जैसे देश के अंदर अंग्रेजों के द्वारा राजनीतिक सुधार हुए या उनके द्वारा और सुधार हुए, शिक्षा में जैसे ज़बरदस्त तरीके से बढ़ोतरी की, तो उन चीज़ों पे उन्होंने कब्जा करके अपने आप को चिरस्थायी बना लिया। वरना तो पिछले 250-300 साल पुराना देखे, भारत में लगभग सारे लोग ही गरीब थे। लेकिन जब हम किताबें लिखने लगे, करने लगे, और मुझे ये बताया जाने लगा कि भाई आप तो 3000 साल से गुलाम हैं, तो इसका मतलब ये है कि मुझे मानसिक रूप से मनोबल मेरे को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। बात ऐसी नहीं है भाई, अगर 300 साल से इतना पुराना चला, 3000 साल से ऐसा चला आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि भाई बहुत ज़्यादा मेहनत समाज नहीं कर पाया, बहुत ज़्यादा उसने नहीं कर पाया। लेकिन जब कोई कहे कि भाई 300 साल पुराना है या 400 साल पुराना है, 600 साल पुराना है, तो कम से कम एक संभावना नज़र आती है। और हम जानते हैं कि आप भी इस चीज़ को जानते होंगे कि भले ही गाँव में रह रहे हैं, लेकिन गाँव में व्यक्ति भी जो है वो आंदोलन कर रहा है। वो कभी जो है बहुत ज़्यादा जब अन्याय अत्याचार होता है तो अपनी तरफ से विरोध करता है, और कई बार जो है उसको झेलना भी पड़ता है इस चीज़ के लिए। ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੁੱਧ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਸੌਰੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਜਦੋਂ ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਦਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਸੀ सोसाइटी ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤਾਂ सोसाइटी कास्टलेस ਸੀਗੀ। हाँ, बुद्धिज़्म में कास्टिज़्म का कोई मतलब नहीं होता है। भाई आप देखो किसी भी समाज में जाएँगे तो वहाँ पे अलग तरह के काम हैं। चाहे आप भारत में रहो, विदेश में रहो या कहीं भी रहो, तो अलग-अलग तरह के काम हैं। आप पत्रकार का काम कर रहे हैं, मैं शिक्षक का काम कर रहा हूँ। तो यहाँ पे 2 काम तो हो गए, लेकिन इसको अगर कह दिया जाए कि आप जाति के आधार पे काम करेंगे, मैं भी जाति के आधार, तब प्रॉब्लम होती है। तो बुद्धिज़्म के समय पे ऐसा नहीं कि अलग-अलग काम करने वाले लोग नहीं थे, अलग-अलग काम कर रहे थे, लेकिन वो जाति के आधार पे नहीं हो रहा था। तो जाति वंशानुगत नहीं थी, जन्मजात नहीं थी। ਇਹ ਵੀ 600-700 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੀ 500 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੇ ਨਾਈ ਹੈ ਤੇ ਕਟਿੰਗ ਕਰੇਗਾ, ਔਰ ਇਹ ਚਮੜੇ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਜਾਤ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਫਲਾਨਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਦੋਂ ਬਣੀ 500-7 ਸਾਲ 500 ਸਾਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਓਰੀਜਨ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? हाँ, 700 ਸਾਲ ਦਾ ਲਾ ਲਓ। ज़्यादा है। ਇਹ ਉਦੋਂ ਵੰਡ ਵੀ, ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ ਵੀ ਉਦੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। क्लासिफिकेशन ऑफ वर्क। नहीं, उसमें देखो ये ऐसा नहीं कि कोई एक दिन में ये चीज़ हो जा रही है। भाई हम मध्यकाल के समय में ये देख रहे हैं कि वहाँ पे अछूतों का भी साम्राज्य था। अभी मैं आपको बताऊं कि एक शासन है, जैसे कृष्ण वडियार करके एक व्यक्ति है, वडियार डायनेस्टी है जो कि कर्नाटक में है। उनका 13वीं शताब्दी से 20वीं शताब्दी तक साम्राज्य रहा है, या चेरो वंश रहा है। ये मतलब इतने ज़्यादा
आपको उदाहरण मिलेंगे हर जगह पे कि भाई ये कहना मुश्किल हो जाएगा कि आप ये कई हजार साल से इनकी गुलामी चल रही है, गुलामी है नहीं उस तरीके से। लेकिन अब जब किताबें लिख रहे हैं लोग या उस तरीके से, लेकिन उसमें ढूंढते हैं कि भाई ये तो शाश्वत है, ये तो बहुत पुराने उससे हो रहे हैं, तो हमें कई बार गलतफहमियां हो जाती मनुस्मृति ने की कहने की कोशिश की है ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੱਲ है? हैं। देखिए, मनुस्मृति कोई एक समय विशेष पे तो लिखी गई किताब नहीं है, और मनुस्मृति कभी लिखी गई थी, बाबा साहब भी जैसे कहते हैं कि ये 1,500 साल पहले लिखी गई थी, लेकिन इसका कहीं पे कोई अस्तित्व नहीं था। लिख के उन्होंने अपना ताम कुछ पत्तों वत्तों पे लिखा हुआ था, बाद में आके इसको कोडिफाई किया गया। जब हम 400-500 साल पुरानी बात कर रहे हैं, तब जाके इसको ठीक से लिखा गया और तभी जाके ये कहीं-कहीं पे लागू भी हुआ है। लेकिन आप किसी भी गाँव में जाएँगे, किसी भी जो है कस्बे में जाएँगे, वहाँ पे आपको मिलेगा कि जो ये कहानियाँ बता रहे हैं कि भाई इस तरीके से हो रहा था। हमारे बुजुर्ग तो बता रहे कि ऐसा उस तरीके से नहीं हो रहा था। वो तो जो है भाई, ज़मीनें आपके पास भी थी, ज़मीनें उनके पास भी थी, राज्य आपके पास भी था, राज्य दूसरों के पास भी था। बाबा साहब खुद इस बात को कहते हैं कि जिस तरीके से आपका वो विरोध करते थे, आप भी उनका विरोध करते थे। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ 1932 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਨਫਲਿਕਟ ਹੁੰਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਰਤ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ 7-8 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਸਦੀ ਹੋ जाएगी। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ कि ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਰਾਈਟ ਸੀਗੇ? नहीं, देखो, उस समय पे डॉक्टर अंबेडकर को तो खुद उन्होंने खुद भी माना उस बात को कि उनको लगभग उनको जबरदस्ती उस पर साइन कराया गया। पूरे देश में इस तरह का माहौल पैदा किया गया, और वो जानते थे कि भाई बात सिर्फ उनकी मानने की नहीं थी, क्योंकि जो माहौल गांधी ने हिंसक माहौल पैदा किया, क्योंकि अगर कोई इस तरह का व्यक्ति जिसको पूरा देश जानता मानता और लगता है कि भाई वो राष्ट्रीय आंदोलन का सबसे बड़ा नेता थे और वो अपनी जान देने पे आमादा है, तो हम डॉक्टर अंबेडकर के खिलाफ, अछूत समाज के खिलाफ पूरा का पूरा देश हो रहा था। तो बाबा साहब को ये डर लगने लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि इसको कुछ हो जाए और मेरा समाज जो अभी पूरी तरीके से बिखरा हुआ है, पूरी तरीके से जो है अनपढ़ है, उसके पास कुछ नहीं है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा आफत आ जाए। इसलिए उस विचार को मानते हुए उन्होंने समझौता कर लिया वो। लेकिन वो कहते ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਹਟਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਰਾਈਟ ਸੀਗੀ? ਅੱਜ 100 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜੀ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਥੋੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਲੀਆਂ ਨੇ कि ਜਿਹੜਾ स्पेशल राइट मिलना चाहिए, हालांकि अच्छा, हाँ, अच्छा, उस तरीके से आप करें। हाँ, ये बात सही है, क्योंकि देखिए अभी भी जो प्रतिनिधित्व मिला, जो नेता हैं, जो चुन के जा रहे हैं, और जो बाबा साहब को डर था कि ये नेता तो कभी भी जो है, आप पंजाब की स्थिति देख लीजिए, पंजाब में 33% शेड्यूल कास्ट हैं, सिर्फ 33, देश के सबसे ज़्यादा बड़े राज्य में 33% लोग हैं, लेकिन वहाँ पे जो शेड्यूल कास्ट के जो नेता हैं, कौन है कोई जानता नहीं है। राष्ट्रीय स्तर पर किसी पंजाब के नेता का नाम नहीं है। पीछे कोई वो मुख्यमंत्री बने थे, चन्नी क्या नाम था उनका साहब का, तो वो, लेकिन कोई व्यक्ति ढंग से ये नहीं कह पा रहा है कि भाई शेड्यूल कास्ट के क्या समस्याएं हैं प्रदेश के अंदर, उनकी शिक्षा को लेके, उनके स्वास्थ्य को लेके, उनके प्रतिनिधित्व को लेके। वो यही है कि भाई आप नेता तो बना रहे हैं उनको, लेकिन उनको ताकत नहीं दे रहे हैं। आप उनको MP MLA तो बना रहे हैं, लेकिन उनको निर्णय लेने की ताकत नहीं दे पा रहे हैं। तो जो समस्या 1932 में बाबा साहब समझ रहे थे जिस बात को, वो आज जो कि तो चल रही है उस तरीके से। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਨ ਵਰਤ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਤਕਰੀਬਨ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ, ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਸੀ कि ਜਿਹੜਾ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। नहीं, ये तो उनका एकदम क्लियर था। उन्होंने कहा कि भाई मुस्लिम्स को मिलता हो मिल जाए, क्रिश्चियंस को मिलता हो मिल जाए, सिखों को मिलता हो, लेकिन शेड्यूल कास्ट को ये हक नहीं मिलना चाहिए। और वो कहते हैं कि ये तो मेरे लिए धार्मिक मुद्दा है, ये तो जो है हिंदुओं का पार्ट एंड पार्सल है। भाई किस तरह के, बाबा साहब कहते हैं कि भाई आप 5 साल में एक दिन एक साथ चुनाव करेंगे, उस दिन आपके साथ हो रहे हैं, बाकी के 5 साल जो हैं आप उनकी रोज दुर्गति कर रहे हैं, उनके साथ अन्याय अत्याचार कर रहे हैं, तो ये कैसा मिलन होगा, ये कैसा सेम रिलीजन वाली बात होगी। तो उस चीज़ का तो कोई मतलब नहीं बनता। लेकिन ये कि 100 साल में अभी भी राजनीतिक रूप से प्रतिनिधित्व जो है वो बहुत ही निचले स्तर का है। लोगों की संख्या जरूर वहाँ पे जा रही है, चुन के जरूर जा रही है, लेकिन वो अपने समाज के लिए मुंह नहीं खोल पा रहे हैं, आवाज़ नहीं, क्योंकि वो उनके द्वारा चुने भी नहीं जा रहे हैं, ना उनके तो संसाधन है उनके पास उस तरीके से। इसलिए काशीराम साहब इसी वर्ग को कहते हैं कि ये चमचा एज है,
ये लोग जो है अपने नेताओं के लिए काम करते हैं, समाज के लिए काम नहीं करते हैं। ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਡੰਮੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣ। ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਡਿਸੀਜਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਮਰਨ ਵਰਤ ਵੀ ਇੱਕ ਰੱਖਿਆ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ मरने के लिए तैयार थे। वो कह रहे कि भाई मैं अधिकार इनको नहीं लेने दूंगा चाहे मेरी जान चली जाए। तो इसीलिए आज तक भी गांधी को दलित समाज एक्सेप्ट नहीं कर पाया। बाबा साहब ने तो उस समय कहा कि गांधी जो है वो अनटचेबल्स के सबसे बड़े दुश्मन है, क्योंकि जो अधिकार उनको मिल रहा था अंग्रेजों से लड़के उन्होंने जो अधिकार लिया था उसको एक तरीके से छीन लिया। वो कहते हैं कि भाई मैं अंग्रेजों से अपने लोगों के लिए फल लेके आया था, गांधी ने उसका गुट्ठल जो है मेरे लोगों के मुंह पे फेंक के मारा और रस अपने लोगों को पिला दिया। अच्छा सर, आखिर में पंजाब के संदर्भ में आपसे जानना चाहूँगा, काशी राम जी के साथ आप रहे हो ਤਾਂ ਕਾਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਤੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਤੀਵਾਦ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੋਡ ਕਰੋਗੇ? देखिए पंजाब में जब काशीराम साहब चुनाव जीते, वहाँ पे आप जानते हैं होशियारपुर से चुनाव जीते थे और एक बार 3 हमारे एमपी वहाँ से जीते, तब शायद शिरोमणि अकाली दल के साथ अलायंस बना था। 96 की बात है शायद ये है। तो उस समय पे काफ़ी अच्छी थी और 92 में बीएसपी अपोजिशन पार्टी बनी थी। तो ऐसा नहीं, पंजाब में एक बार को लहर आई थी और ये पुराना रिपब्लिकन पार्टी का समय आप देखें या मंगूराम जी का समय आप देखें तो उस समय भी पंजाब एक मजबूत आधार रहा है। लेकिन ये देख रहे हैं कि पिछले 20-25 साल के अंदर मानेवर साहब भी बहुत ज़्यादा फिर उस तरीके से सफल नहीं हो पाए और अब तो देख रहे हैं कि मूवमेंट पूरी तरीके से दूसरी तरफ ही चला गया है। राजनीतिक रूप से ऐसा लगता है कि शेड्यूल कास्ट पंजाब के अंदर पूरी तरीके से अनाथ हो गया है। कोई उनकी अपनी ढंग की आवाज़ नहीं है और उनके जो मुद्दे हैं वो भी पूरी तरीके से गायब है। ये सही है कि शायद सिखिज़म में उतना ज़्यादा सीधा सीधा देखने को वो नहीं मिलता है, लेकिन बात ये नहीं है। बात ये है कि भाई शिक्षा में कहाँ पे हैं, कितने उनके प्रोफेसर्स हैं, कितने उनके जो हैं बिजनेस में क्या उनके स्थान है, कितना जो है गुरुद्वारा सिक्स कमेटी में उनके पास कितने स्थान हैं। तो उन सब चीज़ों को देखते हुए हमें ये लगता है कि पंजाब में भी स्थिति कोई बहुत बढ़िया नहीं है। और अब तो कई बार जैसे रिपोर्ट्स पढ़ने को मिलती हैं कि भाई नशे का इतना ज़्यादा वो हो गया है, लोग जो है शिक्षा पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, स्वास्थ्य पूरी तरीके से गड़बड़ा गया और सबसे ज़्यादा संख्या शेड्यूल कास्ट की होने के कारण वहाँ पे सबसे ज़्यादा नुकसान भी फिर उन्हीं को हो रहा है। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ। ਸਰ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਜਬੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਤਭੇਦ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ, ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ। ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਲੋ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਉਂ ਭੇਦਭਾਵ ਵਾਲਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਫਲਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨੇ? देखिए ये ऐसा नहीं कि ऐसी समस्या पंजाब में ही देखने को मिलती है। दुनिया के सभी देशों में जहाँ पे वंचित समाज में 2 या 3 इस तरह के समूह रहते हैं उनमें आपस में प्रतिद्वंद्विता होती है। लेकिन उस प्रतिद्वंद्विता का मतलब ये नहीं है कि वो एक दूसरे के दुश्मन हैं या एक दूसरे के कट्टर विरोधी हैं। भाई आप की संख्या 35% के आसपास, 33% के आसपास है, तो उसमें मान लिया आधा ये एक समूह है, एक दूसरा आधा है। तो जो भी चाहे वो राजनीतिक पोजीशंस हैं या फिर दूसरे कॉन्स्टिट्यूशनल बेनिफिट्स हैं उनको आप आधा आधा कर सकते हैं। लेकिन जब ये हो जाता है कि भाई एक समाज के पास शिक्षा नहीं है, दूसरे समाज के पास ज़्यादा शिक्षा है, तो कई बार ऐसा देखने में मिलता है कि कुछ साथी जो हैं इस चीज़ को ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं दूसरों के प्रचार से, दुष्प्रचार से और आपस में प्रतिद्वंद्विता करने लगते हैं। लेकिन इसकी कोई सतही मतलब इसका कह सकते हैं कि कोई बुनियादी कारण इसका नहीं है, क्योंकि किसी के भी पास पंजाब में कोई भी चाहे मजहबी है चाहे रविदासी है, दोनों में से किसी के पास भी कुछ भी नहीं है उस तरीके से देखा जाए। ना ही उनके पास संपत्ति है, ना ही शिक्षा में बहुत ज़्यादा बड़ा स्थान उन्होंने प्राप्त कर रखा है, ना ही कोई मीडिया में है, ना ही कोई जुडिशरी में है। तो फिर कहाँ क्या स्थिति हो रही है? ये तो सिर्फ एक सिगुफा छूटा हुआ है कि दोनों आपस में एक दूसरे भाई लड़ाई करनी है तो आप उससे करिए जिसके पास सब कुछ है, वहाँ पे जो सत्ता पे कब्जा मारे हुए हैं, तो उसके बहकावे में आके किसी और के बहकावे में आके एक दूसरे की टांग खिंचाई करने वाला। और ये सामान्यतः जब हम अपने असली प्रतिद्वंदी से नहीं लड़ पाते हैं तो आपस में भाई जो है अभाव में बंटवारा करने लगते हैं, उस तरह की बात होती है। एक सर आखिरी सवाल हो रहा है कि एक कहते कि इंटरकास्ट ਜਿਹੜੀ ਮੈਰਿਜ ਹੈ ਉਹਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸਮਾਜ 'ਚ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਰਿਜਿਡ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਜਾਤੀਵਾਦ ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ
ਪਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? हाँ, निश्चित रूप से इससे फ़र्क पड़ेगा और अब शहरों में आप देख रहे हैं कि बहुत सारे यंगस्टर्स जो हैं वो इंटरकास्ट मैरिज कर रहे हैं अक्रॉस सभी जातियों में एक-दूसरे हो रहे हैं। तो एक्सेप्टेंस धीरे-धीरे बढ़ती जा रही है। छोटी जगहों पे, छोटे कस्बों में, गाँव में अभी उस तरीके से नहीं है, लेकिन क्योंकि आगे-आगे शहरीकरण होना है, आगे-आगे लोग जो हैं वो अच्छी शिक्षा लेंगे या बड़े शहरों में जाएँगे, तो जातिवाद बाबा साहब अम्बेडकर भी खुद इस बात को कहते हैं कि भई हाँ, हमें इंटरकास्ट मैरिजेज़ करनी पड़ेंगी, अल्टीमेटली वो ही इसको ख़त्म करेंगे, लेकिन इक्का-दुक्का मैरिजेज़ से कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। उसमें तो आप देखते हैं कई बार ऑनर किलिंग हो जाती है, कई बार और उन बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो इसको इंटरकास्ट मैरिज को भी एक राष्ट्रीय प्रोजेक्ट के रूप में देखा जाना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इंटरकास्ट मैरिजेज़ करें। अगर स्टार्टिंग में बहुत दूर नहीं अभी जैसे आप बता रहे थे कि मजहबी और रविदासी या सिख हैं, पहले आपस में वही कर लें, कोई बात नहीं है। उसके बाद फिर दूसरी तरफ जाने का प्रयास करें और एक बार आप इस प्रक्रिया में चले जाते हैं तो आपकी मनोस्थिति चेंज हो जाती है, फिर आप उस तरीके से कट्टर नहीं रह जाते हैं। क्योंकि अब शहरों में आपको बहुत ऐसे बच्चे मिल रहे हैं, हम क्योंकि खुद यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, कई बार इस तरीके पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते हैं तो बातचीत भी होती है कि भई अब इंटरकास्ट मैरिजेज़ के जो ऑफरिंग्स हैं, उनकी जो संतानें हैं, वो अपने आप को जातिवाद से अलग मान रहे हैं। ਜੀ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। थैंक यू मनप्रीत जी। ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਆਸਾਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ। ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ, ਮੈਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।